तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आदित्य विजन जो आपके बिहार से इमर्ज हुई हुई कंपनी है, आपके बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेल करता है। एसी, फ्रिजेज, वॉशिंग मशीन एंड ऑल दीज थिंग्स ही बेचते हैं अपने, है ना। जनरली जो आपके छोटी सिटीज़ होती है उनको टारगेट करते हैं, हालांकि ऑल्दो अभी ये बड़ी सिटीज़ में भी एक्सपांड कर रहे हैं। सो इस बिजनेस में क्या चल रहा था, तो अगर आपने मेरी पिछले क्वार्टर की वीडियो देखी है, तो अगर इस स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करें, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा कि H1 में काफ़ी आपके बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा हो गया था ना, है ना। तो इसी में जब आप जितने भी हमने OEMs को देखा, जितने हमारे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया या फिर ईपैक ड्यूरेबल्स हो गए, इन सभी कंपनियों का हमने देखा कि चैनल में पूरी इन्वेंट्री की चोकअप हो गई थी। तो इसके कारण इन्वेंट्री पाइलअप हो गया था सभी कंपनियों के लिए। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आदित्य विजन के लिए भी ये वाला इशू हो सकता है। सो दिस इस तरह से स्टोरी हमारी आगे बढ़ रही थी इस पूरे सेक्टर के लिए। सो जब हमने पिछला क्वार्टर देखा, तो ऑल्दो इस कंपनी के लिए भी इनकी जो सेल्स ग्रोथ होती है और जो बाकी पैरामीटर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स होता है, सब पे इफेक्ट आया था, दैट इज क्लियर। आई थिंक कुछ सिंगल डिजिट में इनका टॉप लाइन आया था, 5-6% के आसपास इनका टॉप लाइन आया होगा, और जो पैट ग्रोथ थी वो भी आई थिंक सिंगल डिजिट में ही थी। बट हमने उसके बाद ये चीज नोटिस किया था वहां पे कि इनका जो मार्जिन प्रोफाइल होता है वहां पे उतना हमें इम्पैक्ट दिखा नहीं था। सो वो हमें दिखता है, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर आप देखेंगे ना, जब हम पूरे OEMs को देखते हैं और जब हम एक रिटेलर को देखते हैं, एंड देन रिटेलर्स को जब आप देखते हो किस ज्योग्राफी में वो वर्क कर रहा है, तो जिस ज्योग्राफी में ये लोग वर्क करते हैं, अगर हमने जैसे एक्सप्लेन किया था, ये बेसिकली आपकी हिंदी हार्टलैंड में वर्क करते हैं ना, जैसे यूपी, बिहार, और अगर आप झारखंड को ले लोगे तो इंडिया के 25% पॉपुलेशन वहीं से आती है। सो ये जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपके पेनिट्रेशन है जो इन चीजों का मतलब सिंगल डिजिट में है, एसी वगैरह का, फ्रिज वगैरह का भी आई थिंक ऐसा ही है। तो वहां पे सिंस उस ज्योग्राफी में पेनिट्रेशन इतना कम है, तो इनको बेसिकली इन ज्योग्राफी में एडवांटेज मिलता है। तो इसी का रिजल्ट हमको इनके नंबर्स पे दिखा था। ऑल्दो नंबर्स खराब आए थे ऑफ कोर्स, ड्यू टू द वेरियस जो भी रीजन हमने डिस्कस किया है, उसके बावजूद भी इस कंपनी का लॉस तो एटलीस्ट नहीं रिपोर्ट किया था। तो दैट इज व्हाट, मतलब डी ग्रोथ तो नहीं हुआ था। तो वो चीज हम कहने की बात कर रहा हूँ। अब वहां से जब हम Q2 में आते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं, है ना। तो अगर आप Q2 को भी देखोगे, तो Q2 में अगर आप देखेंगे तो बारिश हमारी कंटिन्यू हुई थी। इवन जैसे यहाँ पे हम लोग के कोलकाता में भी बारिश अभी भी चली रही है, बीच बीच में होती रहती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और सितंबर के एंड में भी पूरा थोड़ा फ्लड जैसे सिचुएशंस हो गए थे यहाँ पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो Q2 भी रहा है, वो भी इंडिया में अनसीजनल रेन्स वगैरह के कारण तो सेक्टर में ये वाला इशू चल रहा था। तो जब आप इवन सितंबर का मिड तक देखोगे, तो ये कंपनी भी कहती है कि जो कंटिन्यूड मानसून था उसके कारण हमारे डिमांड में स्लो डाउन दिख रहा था। क्लियर। अब जब सितंबर अंत अंत एंड हुआ, तो आप ये चीज देखिए ना कि कुछ इनके लिए नक्षत्र एक तरह से बदल गए इस कंपनी के। सो अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे एक तो GST कट्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, ठीक है, तो उससे जो एक ऑल ऑफ अ सडन जो डिमांड का बूस्ट मिला, तो उस कंपनी का आपको रिजल्ट्स में दिखता है। हम इसके रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे अभी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, अभी बिहार में इलेक्शंस है, तो उसके लिए जनरली इलेक्शंस के पास आपके ये जो कल्चर होता है, उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। फिर वुमन को कुछ आई थिंक 10,000 रुपीज के लिए कुछ देने की बात है। तो बेसिकली क्या है, जो रूरल पॉपुलेशन होगी आपकी, जो Tier 3 Tier 4 सिटीज में होगी, तो वहां पे एक तरह से आपका पूरा लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। तो वो पैसा पब्लिक जो होती है वो आपकी, और ये जो टाइमिंग है GST कट की, ये भी आपकी इन सिंक है जो आपकी जो H2 में पूरा फेस्टिवल सीजन आता है ना। तो उससे जो, और अगर आप ओवरऑल भी देखोगे ना, तो मानसून वगैरह अच्छे हुए हैं, तो उससे आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और सिंस आपको पता है कि जो बिहार, झारखंड, यूपी वाला जो एरिया है, ये आपकी एक एग्रेरियन इकोनॉमी से वर्क करता है ना। तो वहां से आपको बेसिकली लोगों के पास मोर डिस्पोजेबल इनकम है, तो उससे आपको पूरा टेलमेंट्स दिख रहा है। तो इसी का रिजल्ट हमको इनके नंबर्स में दिखता है। तो लेट मी जस्ट शो यू द PPT, तो हम लोग वहां से कंटिन्यू करते हैं ना। सो ओके नाउ, ओके, सो यहाँ पे ये लोगों ने, अगर जस्ट अ सेकंड, मैंने आगे बढ़ा दिया था। हाँ, तो ये हम जो, जैसे ये लोग अपने PPT में पहले ही दिखाते हैं कि रेनफॉल और टेम्परेचर का ट्रेंड दिखा देते हैं, है ना। लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने शो किया था, ताकि ये कंपनी क्लियर कर देना चाहती है कि ये सारे इम्पैक्ट हैं इनके सेक्टर में। तो ये चीज़ है, और हम देख ही सकते हैं कि जो इनके रिसीव्ड रेनफॉल है, या फिर जो रिसीव्ड रेनफॉल का जो तीनों ही इनकी ज्योग्राफी है, उन तीनों में हमें बढ़ता हुआ दिखता है, जो कि इनकी एवरेज या फिर नॉर्मल होती है उससे। और सिमिलरली जब आपके टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो रेनफॉल बढ़ती है, तो टेम्परेचर की में कमी दिखती है, वो आपको दिख रहा है बिहार, झारखंड में। और जनरली जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गया, ये जो AC है, ये तो कूलिंग प्रोडक्ट्स है ना। तो इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू आता है, इनके कूलिंग प्रोडक्ट से आता है। तो वहां पे इसका पूरा इम्पैक्ट आपको दिखाया है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए,
तो ये चीज़ है। अभी ये लोग बता रहे हैं बेसिकली कि जीएसटी कट हुआ तो उससे जो जनरली जितनी भी कंपनियां होती है सभी को प्राइसेस पास ऑन करने पड़ते हैं कंज्यूमर्स को, है ना। तो यही दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर डिमांड था प्री जीएसटी के बाद से, और फिर जब प्राइस रीअलाइनमेंट हुआ जीएसटी पोस्ट जीएसटी 2.0 के आसपास, तो उससे रिटेल प्राइसेस ड्रॉप हुई, तो अगेन डिमांड में इंक्रीमेंट दिखता है। तो ये चीज है। ओके, नाउ अब यहीं पे मिस्टर यशोवर्धन सिन्हा जी जो है ये हमें बता रहे हैं कि भाई जो क्वार्टर टू है वहां पे अगर आप ओवरऑल टॉप लाइन देखोगे ना इनका, वो आपको 22% पे ग्रो हुआ है। और ये लोग साथ में ये भी कहते हैं कि ग्रॉस मार्जिन इनके स्टेबल हैं, बट अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा डिप हुआ है। क्यों डिप हुआ है देखते हैं हम लोग उस चीज़ के बारे में। और बाकी अभी तो इन्वेंट्री वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे स्टोर एक्सपांशन है इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना तो टॉप लाइन इनका 21% ग्रो किया है। इबिटा में आपको जितना उतना रैपिड पेस पे जंप नहीं दिखेगा। एक तो कारण है यहाँ पे क्योंकि ग्रॉस मार्जिन इनके 40 बेसिस पॉइंट पे कम हुए हैं, है ना। दूसरा साथ में क्या है, ये लोग अभी स्टोर्स को ओपन कर रहे हैं। आई थिंक इस क्वार्टर में भी इन्होंने आई थिंक 8 स्टोर्स खोला है। जब आप स्टोर्स खोलते हो तो आपको उसके लिए सेल्स आने में तो टाइम लगता है ना, तो उसके पहले आपको उसमें इन्वेंट्री बिल्डअप करनी पड़ती है, एम्प्लॉइज पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो ये सारे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं। यही ट्रेंड आपको ये कंपनी है ना, जब इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4 हुआ था, वहां पे भी इन्होंने आई थिंक 10 to 20 स्टोर्स खोले थे एक साथ, तो वहां पे भी ये वाला इम्पैक्ट दिखा था। तो जब कोई कंपनी ऐसे आपकी ग्रोथ जर्नी पे होती है तो आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक नेसेसरी इविल है। मतलब यहाँ पे आपको कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, बट जो पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है वो आपका एक्सपेंशन के लिए लग रहा है। तो उस तरह से भी हमें देखना है कंपनीज को। और अगेन जो ये पीबीटी या पैट पे आपको बहुत बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, इसका कारण है इनके जो फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं ना वहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। बट इसके बारे में कंपनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इस कंपनी की एक्चुअली बोरोइंग्स भी उतनी बढ़ी नहीं थी। तो ये वाला चीज है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें अनसर्टेनिटी है। और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल मार्जिन को भी देखोगे ना, तो मार्जिन भी आप ग्रॉस मार्जिन पे देख लीजिए, और जो इबिटा मार्जिन से दोनों दोनों लेवल्स पे थोड़े थोड़े ड्रॉप हुए हैं। ग्रॉस मार्जिन पे 40% का ड्रॉप है, और इबिटा पे आपके आई थिंक 0.10% का ड्रॉप है। तो ये हम लोग अगर आपके यहीं पे हमें दिख जाएगा नंबर्स में इनके। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे, इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टर 2 में हमें ये अच्छा है कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ कि इनका क्वार्टर 2 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है 12% का। तो अगेन दिख रहा है कि काफी ट्रैक्शन है। बट अगेन आप नोट कीजिए कि जो इनका सितंबर के पहले तक का टाइम था वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं दिखती है। वो जो मेन आया है ना, मेन आपको लास्ट 10 डेज में मिला है, जहां से एक अब्रप्ट डिमांड का जो इंक्रीमेंट दिखा है वो चीज। तो उसी कारण, और क्वार्टर 1 तो ऑल्सो खराब ही था इनका, तो इसलिए जो ओवरऑल अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 2% आया है। और बाकी तो ये बिल कट्स और एवरेज प्राइसेस आपकी सेल्स बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी बढ़ेंगे। सो ये चीज है। ओके, ये हो गया। अभी स्टोर काउंट तो हमने बात कर ली कि इन्होंने इस क्वार्टर में 8 स्टोर्स खोले हैं, पिछले क्वार्टर में 5 स्टोर्स खोले थे। तो लास्ट ईयर आई थिंक 178 स्टोर्स के आसपास अगर थे इनके, है ना। तो उसके ऊपर ये लोग इस साल में इनका गाइडेंस कितना है, 30 से 35 स्टोर्स खोलेंगे, मतलब ओवरऑल 200 स्टोर्स प्लस करने की बात कर रहे हैं। तो अगेन स्टोर्स एक्सपेंशन में भी कंपनी का लगभग 20% के प्लस का ही गाइडेंस है। तो ये चीज है। तो यहीं पे जो मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा था, आप ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास डिप दिख रहा है, और एबिटा मार्जिन पे भी आपका लगभग 40 बेसिस पॉइंट पे डिप हुआ है। तो ये चीज है। और ये दिस वाज द इंटरेस्ट कॉस्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिसके कारण इनका पूरा पैट सप्रेस हो गया है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिया है, सो दैट इज अ थिंग दैट वी हैव टू नोट। सो ये चीज है। अब बाकी अगर आप इसमें मुझे आपको इन्वेंट्रीज दिखाना है, इन्वेंट्रीज, हाँ ये रहा। तो इन्वेंट्रीज अगर आप देखेंगे ना, तो इन्वेंट्री उतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो इसके बेस पे देखेंगे तो लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है कि ऐसा एक्सपेक्टेशंस था क्वार्टर 1 में, तो चलिए मान लीजिए इन्वेंट्री ज्यादा थी, ठीक है। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि आप कह सकते हो कि आपका जो क्वार्टर 1 होता है वहां पे आप बिल्डअप भी करते हो ना, समर सीजन होता है। और दूसरा क्या, इनके क्वार्टर 1 में आपकी सेल्स ग्रोथ भी अच्छी नहीं आई ड्यू टू द मानसून, उसके कारण इन्वेंट्री बच गई थी। अब ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो ये इन्वेंट्री है, क्योंकि कंपनी ने भी यही कहा था कि इन्वेंट्री में हमें इशू नहीं है, नॉर्मल लेवल्स पे ही है, और ये जल्दी ही लिक्विडेट हो जाएंगे। बट क्वार्टर 2 में लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई इन्वेंट्री इनकी लिक्विडेट क्यों नहीं हुई। अब इसमें आप ये देखेंगे ना, अभी देखिए कंपनी को तो पता था कि भाई अभी इलेक्शन होने वाले हैं, या फिर जीएसटी कट्स होने वाला है, या फिर फेस्टिव सीजन में भी डिमांड बूस्ट होती है। तो उसके लिए एज अ कंपनी जब कोई बिजनेस बिजनेस करता है तो इन्वेंट्री बिल्डअप करेगा ना। तो उस थॉट प्रोसेस से आप देखिए, तो कंपनी कहता है कि उसीलिए हमने ऐसी सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहते थे कि भाई कल को डिमांड हो बट हमारी इन्वेंट्री नहीं हो, तो वैसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए कंपनी इन्वेंट्री को बिल्डअप करके रखती है। और जनरली जब आप देखोगे तो अभी तो फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ गया, तो अक्टूबर जनरली फेस्टिव सबके स्टार्ट हो जाते हैं अक्टूबर में, और ये आपके 1 मंथ का पीरियड चलता है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद धीरे धीरे वो डिप होता है। फिर तो ये कंपनी कहती है कि हो सकता है कि दिसंबर तक ये इन्वेंट्री में थोड़ा हमें नॉर्मलाइजेशन दिखे। बट आपको यहीं पे मैं एक और इंडस्ट्री का पॉइंट कनेक्ट करता हूँ। तो अभी जो चीज है ना, कि जो जितने भी ये जो पूरे इन्वायरमेंट के नॉर्म्स होते हैं ना, तो उसके लिए
पूरी जो एक नई इफिशिएंसी नॉर्म्स आ रही है एसी की, तो वो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर जनवरी से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, जो इतने भी ओईएम्स है वो नए नए टाइप्स के एसी बनाएंगे, जैसे वो स्टार रेटिंग होती है ना, वो बेसिकली अपग्रेड हो जाएगी एक तरह से। तो कंपनी के लिए ये है कि भाई उसके पहले हमें जो ओल्डर इन्वेंट्री है, जो कंपनियां हैं वो सस्ते में बेचना चाहेगी, है ना। तो मे बी हम वो सस्ते में लेने के लिए हम पाइल अप करना भी स्टार्ट कर दें। तो अगेन वो वाला इंटरप्ले है। तो कंपनी बेसिकली ओवरऑल तो सब कुछ को ऑप्टिमाइज करके चलना चलना चाहती है ना, तो उस तरह से आपको इन्वेंट्री को देखना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द इन्वेंट्री। और कंपनी ये कहती है कि इन्वेंट्री हमें ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है कि बहुत हायर लेवल्स पे है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा तो ये इन्वेंट्री की बात हो गई। अब इसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब ये तो कंपनी के अपने पूरे पूरे पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है ये कंपनी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अब अगर मैं आपको और सारी चीज़ों की बात करूँ, तो कंपनी के मार्जिन वगैरह के प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली। ओके, स्टोर्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो 188 स्टोर्स इन्होंने खोल दिया है। उस पर गाइडेंस इनका 30 से 35 स्टोर्स का है। ओके, अब अगर जो रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करूँ, तो अभी तो जैसे कंपनी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करती है फॉलो, है ना। तो अभी भी जो इनका, अगर आप इनका देखोगे ना, तो बिहार से लगभग 77% का रेवेन्यू आता है, झारखंड से 10-11% होगा, यूपी से आपका 12% हो गया है। तो देखा जाए तो यूपी में ये लोग एक्सपांड कर रहे थे, है ना। तो पहले झारखंड से रेवेन्यू ज़्यादा ज़्यादा आता था, अब इन्होंने एक्सपांसन यूपी में स्टार्ट कर दिया है। अब यूपी तो एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग कंपनी कहती है कि यूपी में भी हमें काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन दिख रहा है। जो इनके स्टोर्स हैं उन पे काफ़ी अच्छी फुटफॉल्स है, जो इनकी ब्रेक इवन टाइम होता है उन स्टोर्स का भी, सिंस एक नया ज्योग्राफी है, मतलब उतना ऑल दो पूरा नया ज्योग्राफी नहीं है, बट इन अ सेंस बिहार से तो थोड़ा ज्योग्राफी अलग है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या उस नए प्लेस में आपको ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है। इसको आप कनेक्ट कीजिए पीएन गडगिल से। जैसे वो महाराष्ट्र के बाहर जाएगा, तो कानपुर इंदौर में अपनी शॉप्स खोला है वो, तो क्या वहाँ पे ब्रेक इवन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि जो बिहार और यूपी की ज्योग्राफी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और तो वहाँ पे हमें ब्रेक इवन में टाइम नहीं लगेगा। तो अगेन दैट इज अ गुड थिंग कि भाई जो पूरे ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी के नाम तरह से जो क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कंपनी का, है ना। तो ये चीज़ है। और कंपनी अभी तो यूपी में ही एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कंपनी जो यूपी में है ना, यूपी में जो टियर 1 सिटीज़ है वहाँ पे भी टारगेट करता है। तो जब आप वहाँ पे टारगेट करते हो, तो वहाँ पे जो आपके रेंटल कॉस्ट वगैरह होंगे, है ना, वो बढ़ जाएगा। आपको बड़े साइज़ के स्टोर्स बनाओगे वहाँ पे, है ना। तो एक वो भी कारण है कि इनका जो थोड़ा-सा एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा जो डिप दिखा है ना, ड्यू टू लिटिल बिट ड्यू टू दैट रीज़न्स आल्सो। तो ये वाली चीज़ है। और मैंने इन्वेंटरी की बात कर ली आपसे। ओके, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। और जो भी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके लिए सारा आपका इंटरनल एक्रोल से यूज कर रहे हैं। सो वो सारी चीज ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पूरे बिजनेस में, ये फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है। जब मैंने Q1 की वीडियो डिस्कस की थी, तो मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दिया था कि कंपनी जो कहती है, हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशंस निकाले थे कि कितना जनरली जो इनका गाइडेंस रहता है कि हम 20 से 25% के बीच में ग्रो करेंगे, है ना। तो उसमें हमें दिखा था कि कंपनी सिंस Q1 ही हमें पता है कि लगभग आपका 40-50% के आसपास जो रेवेन्यू होता है वो Q1 से ही आता है ना। सिंस जो कि समर सीजन होता है, जहाँ पे एसी सेल्स ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें दिखा कि वही उसमें ही पूरा डिप हो गया, है ना, 5% के आसपास आया था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया। तो इतना तो क्लियर था कि कंपनी 20 से 25% ग्रो नहीं करेगी इन द होल फाइनेंशियल ईयर। तो हमने अप्रोक्सीमेट निकाला था कि लगभग 18 से 20% पे ग्रो करेगा, है ना। और हमने दिमाग में ये एज्यूम किया था कि बाकी क्वार्टर में कंपनी 20 से 25% के बीच में ग्रो करेगी, है ना। तो हमने Q2 में जब इनका नंबर देखा, तो हमें भी विद इन द सेम रेंज ही दिखा। तो दैट इज अ करेक्ट थिंग। तो अब तो हमें H1 हो गया है, तो यहाँ पे हमें दिख गया कि कंपनी का जो भी ग्रोथ था वो हमें मालूम चल गया। अब जो बचा हुआ क्वार्टर्स है उसके लिए कंपनी कैसा सोच रही है। अब जनरली जो इनका Q2 और Q3 होता है ना, Q2 सबसे वीकेस्ट होता है, Q3 में थोड़ा बढ़ता है, फिर Q4 बढ़ता है, और Q1 तो सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरह कंपनी की सीजनलिटी रहती है। अब ये चीज है। अब कंपनी सिंस अभी इस पर्टिकुलर ईयर में जीएसटी वाला बूस्ट आ गया है ना। आपके जो लोगों के टैक्स कट्स हुए हैं ना, गवर्नमेंट ने किया है, इनकम टैक्स स्लैब्स कम किए हैं, तो उससे भी लोगों के पास पैसा है। फिर अगर आप सोचेंगे ना, तो एक ही एड्स पे कमीशन आ रहा है ना, गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है। बट ऑल्दो आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद दैट पॉइंट, क्योंकि अगर आपका एड्स पे कमीशन आता भी है, तो आपके नेक्स्ट ईयर के बाद से एप्लीकेबल होगा, है ना। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा नहीं, बट कंपनी अपने पीपीटी में कह रही है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट कि लेट यू नो। सो ये चीज है। तो ये सारी चीजों के कारण बेसिकली सेक्टर में थोड़ा सा बूस्ट है फॉर H2। मतलब फेस्टिव तो है ही, उसके साथ साथ ये जो फ्यू ट्रिगर्स मैंने बताए उससे भी बूस्ट दिख रहा है। तो कंपनी कहती है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम जो 20 से 25% देते हैं उससे बेटर ही करेंगे, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि वो लोग 25% लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप उससे पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं डेटा यूज करूंगा, तो जैसे मैंने यूज किया था,
तो H1 में इन्होंने लगभग अभी 1398 का टॉप लाइन कर दिया है। अगर मैं लास्ट ईयर का लेके चलूँ ना, और उस पर अगर मैं 25% मानूँ, तो लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर देखोगे आप, तो वहाँ पे जो H2 में लगभग इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया था। 25% जोड़ दीजिए उसमें, तो आपको 1250 करोड़ हो जाएगा। मैंने H1 में बोला लगभग 1398, 1400 मान लेते हैं, तो 1400 H1 में किया है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1250 आपका H2 में, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 2650 करोड़ फॉर द फोल फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये लोग लगभग 2650 करोड़ करेंगे, ठीक है। अब आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखिए, वहां पे इन्होंने पूरा टॉप लाइन कितना किया था, वो किया था 2260 करोड़। उस पर अगर आप निकालोगे ना कि कितना टॉप लाइन ग्रोथ आती है, तो आपको अगेन वो 18 से 20% ही मिलेगा। सो अगेन हमने जो निकाला था उसके आसपास ही है। अब द थिंग इज कि जब पैट मार्जिन मैं इस कंपनी का देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट, है ना। तो उसके बाद भी अगर मैं लेके चलूँ, जो पूरे H1 का है तो अराउंड 4.9% है। उसके बेसिस पे आप अगर इसका पूरा फॉरवर्ड पी निकालोगे, जो एक्सपेक्टेड पैट निकालोगे ना ईयर का, तो वही 120 से 130 करोड़ के बीच में आएगा। तो उसके बेसिस पे आपको पूरा इस कंपनी का फॉरवर्ड पे जो दिखेगा अभी के लिए फॉर FY26, वो आपको लगभग 50 आसपास दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ है। पैट पे थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट ज़्यादा दिखेगा। जो टॉप लाइन है वो आपके 20% पे ग्रो करेगी मान लीजिए, तो पैट है वो आपको 25-30% पे आ सकता है। वाई? बिकॉज स्केल का थोड़ा सा फायदा मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए जब आप इस कंपनी को देखते हो ना, तो कंपनी अच्छी है, ऑफ कोर्स कंपनी रिटेल फोकस्ड है, एक्सपांशन भी कर रहा है। तो अब आपका आपको कोई कंपनी कितनी अच्छी लगती है, ये डिपेंड करता है एक तो आपके बास्केट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, आप कितने कंफर्टेबल हो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, है ना। अब आपको ये देखना है कि हाँ, वन मोर थिंग मैं भूल गया बताना आपको, कि जो क्वार्टर 1 है, सिंस इस साल तो बारिश थी, है ना, तो इस साल तो डिमांड कम हो गया था, लेकिन पेंट अप डिमांड तो रहता है। तो ये लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर 1 में आप इनको इवन फर्दर बूस्ट दिखेगा। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि भाई जब आप कोई बिजनेस को देखते हो, तो ये आपको इस सेंस में देखना है कि क्या आपको ये बिजनेस आज के डेट में अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है, ऑफ कोर्स बिजनेस का डायरेक्शनली बहुत ही अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी कर रही है, एक्सपांशन भी कर रहा है ना। तो दैट इज अ थिंग। बट साथ में इनका हमें आप ये भी सोच सकते हो ना कि भाई हम इसको आगे जाके देखते हैं कैसा करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर ये भी आपको सीखना है कि भाई आपके पास इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर कोई एक अलग सेक्टर है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से आपको बिजनेस को लेकर डिसीजन लेना चाहिए। तो क्योंकि क्या है कि आपकी जो सोच है कि भाई ये बिजनेस अच्छा है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, वो मेरी थॉट प्रोसेस से अलग हो सकता है, या फिर मेरी थॉट प्रोसेस ये हो सकती है कि ये बिजनेस अच्छा कर रहा है एंड आई वांट टू एसोसिएट विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो इस तरह से आपको सारे बिजनेस को देखना है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैंने अगर किसी को डिस्कस कर लिया किसी बिजनेस को, तो वो बिजनेस अच्छा या खराब हो जाता है ना। बट अगर मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि ये बिजनेस डायरेक्शनली कैसा बढ़ रहा है, तो ये बिजनेस बिल्कुल सही बढ़ रहा है ना। और जो इनके वैल्यूएशंस है वो भी अगर आपको अभी तो आपको ज़्यादा दिखेंगे फॉरवर्ड पी के लिए, क्योंकि आपको H1 जो गया है इनका, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया है ना। तो बट अगेन वो हमें देखना है कि फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस बिजनेस को देखिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।